Hello students, welcome to a new video session of Witnessing the World of Wisdom. So in the earlier video, actually I was talking about the revision of CBSE class 12 sociology syllabus, okay? So उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मैं ये जो वीडियो सीरीज आप लोगों के सामने लेके आऊंगा उसमें मैं जो भी चैप्टर्स इंक्लूडेड है फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें जो भी चैप्टर्स है उसको हम लोग शॉर्टली उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ टॉपिक्स थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसमें भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वन न्यू वीडियो वाज अपलोडेड प्रीवियस सेशन दैट वाज अबाउट मेनली एक्चुअली ओल्ड सोशल मूवमेंट एंड न्यू सोशल मूवमेंट. सो टुडे आई एम गोइंग टू give a short revision, okay, short revision but precise revision on a particular chapter that is about structural change. So now the point is that this structural change chapter is in your this blue book. The name of the book is what? Social Change and Development in India. Okay, so different marking schemes are assigned for different chapters. So this chapter will carry 5 marks actually. So though it will carry less marks as compared to the other chapters, but still this chapter is very important for you. Okay, because those who aspire to score a 90% or 95 plus or even for 100, right? So they need to be very clear about each and every topic, each and every concept of each and every chapters. Okay, now we are going to start about the revision of this chapter. That is what? That is structural change. So as exam is very near, right? तो बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ पे मैं सारा जो हुक लाइन्स है या फिर कहाँ पे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकता है उस टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? और उसमें आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गो टू द पेज नंबर 2. ओके, पेज नंबर 2 में, पेज नंबर 3 में क्या क्या क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं उसमें उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? सो पेज नंबर 2 में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जब भी हम लोग इंडियन सोसाइटी के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, वेन एवर वी नीड टू स्टडी अबाउट और वी वांट टू स्टडी अबाउट इंडियन सोसाइटी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोसाइटी, राइट? इंडियन सोसाइटी के हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है, because without studying about the history we cannot explore the present or future of the society, right? तो ultimately there is a distinct connection between past and present. तो इसके लिए उसको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है. But whenever we try to explore our history, actually our history is divided into mainly 3 phases, right? ये हम लोग को पता है. One is ancient, the second one is medieval, the third one is what? Colonial or modern times. तो बताया जा रहा है कि जब भी आप हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हो, so you have to go through all these phases. Okay, जो 3 phases है उन तीनों phases के थ्रू आपको जाना पड़ेगा. बट द मेन पॉइंट इज दैट आपको कॉलोनियल जो टाइम्स है उसको एक स्पेशल सिग्निफिकेंस देना पड़ेगा. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि कॉलोनियल टाइम्स में हम लोगों ने ऐसा कुछ चेंजेस रिसीव किया है जो चेंजेस हम लोगों ने कहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था या फिर रिसीव नहीं किया था. जो मेडिएवल पीरियड है या फिर जो एंशियंट पीरियड है उसमें कभी भी हम लोगों ने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया था, राइट? सो दैट इज द मेन रीजन. सो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे और एक रीजन मेंशन किया गया है, बताया जा रहा है कि द कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस वाज क्वाइट पैराडॉक्सिकल और कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर. यानी कि मतलब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने जो भी इंपैक्ट इंडियन सोसाइटी के ऊपर छोड़ा था वो सारा इंपैक्ट मतलब डुअल एटीट्यूड का था. यानी कि एक एंगल से देखा जाए तो वो पॉजिटिव भी था, एक एंगल से देखा जाए तो क्या है वो नेगेटिव भी था, राइट? तो इसी चीज को मतलब समझने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैसे ब्रिटिश लोगों ने, जैसे कि देखिए दे प्रमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी, राइट? बट दे इंट्रोड्यूस्ड इट फॉर देयर ओन कन्वेनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस, ताकि इंडियन लोगों को एजुकेट बना पाए और ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसमें इंडियन लोगों को इन्वॉल्व कर पाए, राइट? तो ये उन लोग का एजेंडा था. इस वजह से क्या हुआ, नो डाउट जब इंडियन लोग एजुकेटेड हुआ उसके वजह से उन लोग इंडियन लोगों को बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता लगा, आइडियाज के बारे में पता लगा. बट दीज इंडियन एजुकेटेड इंडियन पीपल एक्चुअली वेर prohibited, right, in implementing their ideas in several factors or certain aspects, right? कुछ पर्टिकुलर 1-2 एस्पेक्ट में ही उन लोगों का जो आइडिया था उसको अप्लाई करने के लिए दिया, जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तहत बोल सकते हैं कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में. बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रीडम, राइट, तो ये सारे एस्पेक्ट कहां पे रिलेट करने के लिए उसने नहीं दिया था, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने अलाउ नहीं किया था. जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसमें मतलब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अलाउ नहीं किया था. तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो सेड दैट द इंपैक्ट दैट वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म दैट वाज क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी और पैराडॉक्सिकल इन नेचर. इसमें आपका 2 क्वेश्चन बन सकता है. पहली बात, एक आपका यहाँ पे हुक लाइन्स है. हुक लाइन क्या है मैं देख के बता रहा हूं आपको. व्हाइल नोइंग अबाउट इट्स पास्ट इन एंशिएंट एंड मेडिएवल टाइम्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Its colonial experience is particularly significant for comprehending modern. तो ये जब जो पूरा लाइन है वो उठा के दे सकता है आपको और दिया जा सकता है कि justify the statement. बेसिकली ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभार सेपरेटली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि why is it said that the impact that was created by British colonialism was quite contradictory or paradoxical in nature. So I hope मैंने आपका
दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्लियर कर दिया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट और द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। इसमें कुछ डेली इंपैक्ट्स के बारे में दिया हुआ है, राइट? उसको भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर भी 2 मार्क्स यानी कि 4 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आ सकते हैं यहां से। तो एक ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे आ सकते हैं कि हाउ द ब्रिटिश इंपैक्टेड इन आवर डेली लाइफ्स। अभी देखिए, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत करना। जब भी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डेली लाइफ के बारे में बताओ, तो आप लोगों को ऐसे इंस्टेंसेस के बारे में बताना पड़ेगा जो डेली लाइफ में वो यूजुअली होता है, राइट? आपको मतलब इतना कुछ डिटेल या फिर इतना कुछ मतलब अलग या फिर मतलब कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट के बारे में बात नहीं करना है जो डेली लाइफ में अवेलेबल ही नहीं है, राइट? तो इसलिए स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। तो व्हेनेवर इट टॉक्स अबाउट एक्चुअली द इंपैक्ट ऑफ डेली लाइफ, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग ऑब्वियसली स्कूल्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, टाई पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, यूज करते हैं, स्कर्ट यूज करते हैं, ये सारा स्टाइल किसका है? वी हैव अडॉप्टेड इट फ्रॉम द ब्रिटिश। हर रोज हम लोग किसके क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट लेते हैं, राइट? और ब्रेकफास्ट में जो हम लोग कटलेरीज यूज करते हैं, ब्रेड एंड ऑमलेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो या फिर जो रोड साइड जो इटरीज कैंटीन्स वगैरह है, ये सारा कॉन्सेप्ट किससे लिया है? हम लोगों ने ब्रिटिश से लिया है, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम द, जब भी हम लोग रास्ते में जाते हैं, चल के जाते हैं, तो हम लोग किस साइड से जाते हैं? लेफ्ट साइड से जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने कहां से लिया है? अगेन फ्रॉम द ब्रिटिश। हम लोग सभी लोग क्या है, हर रोज क्या है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम से बंधे हुए हैं। ये सिस्टम भी हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट किया है? फ्रॉम द ब्रिटिश, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारे ऐसे कंपनीज बना के गया जो उन लोगों के नाम पे था, उन लोगों के नाम पे था, वो अभी भी उसी नाम पे चल रहा है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशियल सिस्टम है, ये भी काफी हद तक कहां किसके साथ सिमिलर है? ब्रिटिश अप्रोच के साथ सिमिलर है। तो यही सब पॉइंट्स के बारे में आपको लिखना है। 2 मार्क्स के लिए आएगा तो 2 पॉइंट्स लिखिए, 4 मार्क्स के लिए आएगा तो 4 पॉइंट्स लिखिए, राइट? सो मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन आपका ऑब्वियसली क्लियर हो गया, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है जिसमें आपको यह पूछा जा सकता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, डिस्कस अबाउट द इंपैक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडियन सोसाइटी। क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने मेनली क्या किया था? इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था, और उस इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने के बाद इंडियन सोसाइटी में कैसा इंपैक्ट आया, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। सिंपल कुछ इंपैक्ट्स है जिसको पॉइंट्स में फिगर आउट करके लिखना बहुत जरूरी है विद स्पेसिफिक हेडिंग्स। पहली बात क्या है? इंडिया ने इंग्लिश में इतना तरक्की कर लिया है, डेवलपमेंट कर लिया है, राइट? जिसके वजह से क्या है, इंडिया में आजकल इंप्रेसिव लिटरेचर डेवलप होने लगा इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडियन जॉब सेक्टर में आजकल इंग्लिश को इतना प्रायोरिटाइज किया गया है कि इफ यू डोंट नो इंग्लिश देन दैट इज अ बिग डिसएडवांटेज फॉर यू इन द जॉब सेक्टर एज वेल, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, कहा गया कि जो डिप्राइव्ड कैटेगरी है, सपोज इन इंडिया वी कैन टॉक अबाउट द दलित्स और द फीमेल्स, तो वो लोग अगर एजुकेशन अडॉप्ट करते हैं, स्पेसिफिकली इंग्लिश एजुकेशन अगर वो लोग एक्वायर करते हैं, तो उसको यूज करके वो लोग क्या कर सकते हैं? बाहर भी जॉब कर सकते हैं। और जैसे इसके थ्रू वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग जो डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में फेस कर रहे हैं सपोज, उससे थोड़ा बहुत वो लोग उन लोग को राहत मिल सकता है। यानी कि उन लोग के लिए भी एक नया रे ऑफ होप क्रिएट किया है, किसने? इंग्लिश लैंग्वेज ने। उसके बाद कुछ और दिया हुआ है, जैसे कि साइड में कुछ बॉक्स दिया हुआ है वर्चुअली इंग्लिश, उसको भी आप पिक कर सकते हो। उसमें बताया जा रहा है किसके बारे में? उसमें मेनली बताया जा रहा है आपको कि कैसे घर में बैठे ही आपके पास अगर कुछ टैलेंट है, उसको यूटिलाइज करके कैसे आप पैसा कमा सकते हो। थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की भी जरूरत है। सपोज आप लिखने पढ़ने में बहुत अच्छे हो, यू नो इंग्लिश वेरी वेल, राइट? तो आप क्या कर सकते हो? आजकल ई मैगजीन से उसमें मतलब प्रूफ रीडिंग का जॉब कर सकते हो घर में बैठे ही, राइट? उसके बाद सपोज आप आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग है, उसमें इंग्लिश में अगर आपका एफिशिएंसी है, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, तो उसको बेटरली आप अंडरस्टैंड करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? तो ये सब चीजें भी मतलब क्या हो रहा है? इंग्लिश के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो ग्लोबल मार्केट है उसमें जो सिनेरियो है, उसमें इंडिया का जो रोल है, तो उसको प्ले करने में भी मतलब किसने मदद किया? इंडिया को ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज ने ही मदद किया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, एंड यू कैन यूटिलाइज दिस पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग दिस पर्टिकुलर आंसर, ठीक है? तो यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया। उसके बाद क्या है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। वहां पे स्पेसिफिकली किसके बारे में बात किया गया है? कॉलोनियलिज्म के बारे में। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कॉलोनियलिज्म के ऊपर। कॉलोनियलिज्म क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कोई एक कंट्री दूसरा कंट्री में जाकर रूल जमाते हैं, वही क्या है? अल्टीमेटली इट इज नोन एज व्हाट? कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म कहां पे क्रिएट हुआ? मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? कंपटीशन ग्रो हुआ ज्यादातर मार्केट को लेके। तब जाकर उन लोगों ने क्या किया? यूरोपियन कंट्रीज ने धीरे धीरे एशियन, अफ्रीकन एंड अमेरिकन कंट्रीज को एक्सप्लोर करना शुरू किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या शुरू हो गया? कॉलोनियलिज्म शुरू हो गया, ठीक है? तो इंडिया में जब भी हम लोग कॉलोनियलिज्म के बारे में बात करते हैं, वी ऑफन टॉक अबाउट द ब्रिटिश एक्चुअली, बट द पॉइंट इज दैट ब्रिटिश वाज नॉट द वन एंड ओनली, ओके? ब्रिटिश वाज नॉट द वन एंड ओनली कॉलोनियल पावर्स इन इंडिया।
उसके अलावा भी बहुत सारे कॉलोनियल पावर्स थे, जैसे कि पोर्टुगीज के बारे में बात कर सकते हैं, डच के बारे में बात कर सकते हैं, फ्रेंच पीपल के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन मेनली कौन था यहाँ पे बहुत दिनों तक? ब्रिटिश लोग ही था। इसलिए हम लोग जब भी कॉलोनियलिज्म के बारे में बात करते हैं तो किसके बारे में बात करते हैं? ऑब्वियसली ब्रिटिश के बारे में बात करते हैं। अभी ये जो कॉलोनियलिज्म के साथ साथ एक और इकोनॉमिक सिस्टम ग्रो हुआ था, दैट इज नोन एज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब क्या है? प्राइवेट ओनरशिप। जैसे कि सपोज अभी इंडिया में अगर रिलेट करें, भले ही इंडिया का जो रिसोर्स था उसका एक्चुअल ओनर्स ब्रिटिश नहीं था, बट दे एक्टेड लाइक एज द रियल ओनर्स एक्चुअली, राइट, एंड ट्रीटेड द इंडियन पीपल एज लेबर्स। उसके बाद जो भी प्रोडक्शन हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ, सारा प्रॉफिट कौन लेके चला गया? ब्रिटिश लेके चला गया। तो ये क्या है? अल्टीमेटली कॉलोनियलिज्म के साथ साथ एशियन कंट्रीज ने क्या एक्सपीरियंस करना शुरू किया? दे स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग अ न्यू इकोनॉमिक मेथड और प्रोसेस दैट इज नोन एज कैपिटलिज्म। तो इसीलिए ब्रिटिश का जो एरा है उसको हम लोग कैपिटलिज्म बोलते हैं, कैपिटलिस्ट एरा बोलते हैं। और ब्रिटिश से पहले जो एरा था, मोनार्किज्म का एरा था, उसको हम लोग प्री कैपिटलिस्ट एरा बोलते हैं। और इसके ऊपर बेस करके एक हुक लाइंस बुक में दिया हुआ है, जिसके ऊपर बेस करके एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। इनफैक्ट लास्ट टाइम का जो बोर्ड एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया था, ठीक है। तो इसलिए ये जो लाइन है आप लोग मार्क कर सकते हो, इज इन द पेज नंबर 4। उसमें दिया है कि देयर इज अ वाइटल डिफरेंस बिटवीन द एम्पायर बिल्डिंग ऑफ प्री कैपिटलिस्ट टाइम्स एंड ऑफ कैपिटलिस्ट टाइम। उसमें क्या आपको डिफरेंस लिखना है। ये मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या हो सकता है? देखिए, जो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को लिखना है कि प्री कैपिटलिस्ट टाइम यानी कि मोनार्किज्म के टाइम पे जो राजा लोग थे, जो मोनार्क लोग थे, उन लोगों के लिए सबसे जो अहम चीज था, इंपॉर्टेंट चीज था, वो क्या था? उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था फ्लो ऑफ ट्रिब्यूट। सबसे ज्यादा ट्रिब्यूट उन लोगों को चाहिए था, रेस्पेक्ट चाहिए था उन लोग। इसलिए वो लोग क्या नहीं करते थे? ज्यादा मतलब इंटरफेरेंस नहीं करते थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। लेकिन ब्रिटिश जब आया, उन लोगों ने कहा कि हम लोग को क्या करना है? हम लोग को क्या करना है? प्रेस्टीज लेके, ट्रिब्यूट लेके, हम लोग को क्या चाहिए? इकोनॉमी चाहिए। तो इसलिए उन लोगों ने क्या कर दिया? हर एक सेक्टर में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। जैसे कि देखो, लैंड स्ट्रक्चर में घुस गया वो लोग, रेवेन्यू सिस्टम जनरेट कर लिया, और कौन से लैंड पे क्या ग्रो होगा वो भी वही लोग डिसाइड करना शुरू कर दिया। पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उन लोगों ने कंट्रोल करके रखा। इनफैक्ट जिस एरिया को पहले इंडिया के लोग डरते थे लेके, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया, लोग घुसने से अभी भी डरते हैं कभी कभार, राइट, उसी एरिया को उन लोगों ने क्या माना कि ये बहुत ही प्रोडक्टिव रीजन्स है, उसमें क्या करना बहुत जरूरी है, हम लोग को इंटरफेयर करके उसका जो भी रिसोर्सेज है उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उन लोगों ने क्या किया? फॉरेस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट किया और उसके थ्रू फॉरेस्ट एरियाज उन लोगों के नाम करना शुरू कर दिया। जिसके वजह से क्या हुआ? पेस्टरलिस्ट को दिक्कत हुआ, जो एनिमल हस्बेंड्री करते थे, एनिमल्स को उधर लेके जाते थे फॉर फीडिंग, राइट, सेशन, तो वो लोग लेके जाते थे, उसको बैन कर दिया गया। जब से फॉरेस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ तो इन सब चीजों से क्या हुआ? जो हार्मोनी था ट्राइबल पीपल के बीच में, वो थोड़ा थोड़ा ब्रेक होना शुरू हो गया। तो इसके ऊपर बेस करके एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है। एक लाइन है यहाँ पे, every policy was initiated by the British was geared towards the strengthening and expansion of British capitalism. Justify the statement. ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तब आपको मेनली वो 3 पॉइंट्स लिखना है। वो 3 पॉइंट्स क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे इन्फ्लुएंस किया था ब्रिटिश ने, फॉरेस्ट पॉलिसी कैसे बनाया था, और उसके बाद कैसे उन लोगों ने लैंड स्ट्रक्चर में भी अपने आप को मतलब इन्वॉल्व किया था और इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश किया था, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। उसमें एक और लाइन है, ये भी एक हुक लाइन से, उसके ऊपर भी बेस होकर क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स के लिए आते हैं यूजुअली। तो ये लाइन है कि colonialism also led to the considerable movement of people, right? तो ब्रिटिश किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था? इंडिया में लोगों को शफल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल था। शफल मतलब, फॉर एग्जाम्पल, एकदम इजीएस्ट एग्जाम्पल है असम में जो टी प्रोडक्शन है, उसको करने के लिए क्या हुआ था? यूपी, बिहार, झारखंड, इन एरिया से वो लोग लेबर लेके आए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिटिश के टाइम पे क्या था? मेनली प्रोविंसेस था। 3 प्रोविंसेस वर देयर, बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता। तो ये जो प्रोविंसेस हुआ करते थे उस समय वो क्या होता था? देखो, जो प्रोविंसेस था उसमें अलग अलग डॉक्टर्स, लॉयर्स हुआ करते थे। तो एज पर नेसेसरी कंडीशंस वो लोग क्या करते थे? डॉक्टर्स, लॉयर्स को भी शफल किया करते थे फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर। ये हो गया आपका विद इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है कि आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया में आपको यही बताना है कि इंडिया वाज नॉट द वन एंड ओनली कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश का क्या था? इंडिया ही एक लौता कॉलोनी नहीं था, उसके अलावा एशियन, अफ्रीकन या फिर अमेरिकन कंट्रीज में और भी बहुत सारे कॉलोनीज था। तो उधर भी काम करने के लिए कभी कभार लेबर की जरूरत होता था, तब क्या होता था? वो लोग इंडिया से लेके जाते थे। And while picking up the labors, they don't look into the matter of race, caste, religion, etc. इसके ऊपर उन लोग का फोकस नहीं था। जिसको मिलता है, लगता है कि ये काम कर पाएगा, उसको लेके जाते थे। और उस समय क्या हुआ था? सारे लेबर्स को अलग अलग जगह से पिकअप नहीं करते थे, कॉमन पिकअप पॉइंट बनाया करते थे, जिसके बारे में वो बॉक्स में दिया हुआ है, बॉक्स नंबर 1.2, वहां पे जाके आप देख सकते हो उसके बारे में, राइट। और वाटर वाइज यूज करके वो लोग उन लोग को लेके जाते थे। बहुत लंबा सफर था, जाते जाते बहुत लोग का डेथ हुआ करते थे। और बताया जा रहा है कि जब पहुंच गया उसके बाद रिटर्निंग का कोई प्रोविजन नहीं था, जिसके वजह से बताया जा रहा है कि ब्रिटिश भी एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है, जिसके वजह से इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे लोग अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग कोने में दिखाई देता है। उसका एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? ब्रिटिश लोग भी है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फिर।
अभी यहाँ पे आ गया कैपिटलिज्म के बारे में। थोड़ी देर पहले मैंने ऑलरेडी बताया कैपिटलिज्म का मीनिंग क्या है, डिस्कस कर लिया था, तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर विथ यू। लेकिन बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक सेक्टर में कैपिटलिज्म बहुत डोमिनेंट लेवल पे चला गया है, यानी कि डोमिनेंट ट्रेंड पे चला गया है, यानी कि पॉपुलर ट्रेंड बन गया है कैपिटलिज्म प्रोसेस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों बन गया ये चीज। बताया जा रहा है कि कैपिटलिज्म क्या करने की मतलब वो कैपेबिलिटीज रखता है, दे हैड द कैपेबिलिटीज ऑफ इनोवेशन और फास्टर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को बहुत जल्दी वो लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखो कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। खुद सोचो आप, अगर आप मतलब एक इन्वेस्टमेंट करोगे, इतना लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके आप एक इंडस्ट्री बिठाओगे, तो आपका मोटिव क्या होगा, जितना हो सके जल्द मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली बेनिफिट ग्रो करना है, राइट। उसके लिए क्या करोगे, आप लेबर को प्रेशराइज करोगे, जितना हो सके जल्दी काम करवाने की कोशिश करोगे, रिसोर्स ज्यादा जल्दी यूटिलाइज करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इनोवेट करने की कोशिश करोगे आइडियाज को, टेक्नोलॉजी को, ताकि फास्टर डेवलपमेंट हो। तो यानी कि क्या है कि जो कैपिटलिज्म है वो इकोनॉमिक सेक्टर में ज्यादा ट्रेंडिंग में इसलिए चला गया है क्योंकि ये फास्टर डेवलपमेंट लाता है, सोसाइटी को स्टैग्नेटेड रहने नहीं देता है, एक जगह में मतलब रुका हुआ नहीं मिलेगा आपको सोसाइटी। जब कैपिटलिज्म रहेगा वो फास्टर वे में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा ही होगा। दैट्स व्हाई कैपिटलिज्म बियर्स द इकोनॉमिक ट्रेंडिंग पोजीशन इन द इकोनॉमिक सेक्टर। दूसरा बात क्या है, जैसे बताया जा रहा है कि कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत ट्रेंडिंग पोजीशन पे है, सिमिलरली पॉलिटिकल सेक्टर में कौन है, नेशन स्टेट डोमिनेंट पोजीशन पे है। अभी देखो पहले क्या था, मोनर्किज्म था। मोनर्किज्म के टाइम पे क्या नहीं था, बाउंड्री फिक्स नहीं था, फ्लेक्सिबल था, यानी कि मतलब बाउंड्री मतलब थोड़ा छोटा हो गया एक बार, थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसा हुआ करते थे, मतलब फ्लक्चुएट हुआ करते थे। सपोज आपका एक रीजन है, मेरा एक रीजन है, ठीक है, मैंने क्या किया, आपको अटैक किया, आप हार गए, तो ये एरिया मेरा हो गया। कुछ दिन बाद कोई दूसरा आके मुझे अटैक किया, मैं हार गया, तो ये पूरा रीजन उसका हो गया। तो यानी कि क्या हुआ करते थे, बाउंड्रीज फ्लक्चुएट हुआ करते थे, समझ में आ गया। इसके वजह से क्या होता था कि लोगों का जो इमोशन है वो जनरेट नहीं हो पाता था, लोगों को पता ही नहीं लगता था कि कौन अपना है कौन पराया है, कोई भी लोग इधर से आ गया उधर से चला गया, ऐसा होता था। लेकिन जब कॉलोनियलिज्म आया तब उन लोगों ने क्या किया, देखो कॉलोनियल पावर्स एक नहीं था, बहुत सारे थे, तो ये सभी कॉलोनियल पावर्स क्या था, बहुत ही ग्रीडी कम्युनिटी था, सबको प्रॉफिट कमाना था। तो सब लोगों ने मतलब सबके दिमाग में यही था कि मैंने जो एरिया अपना लिया है वो मेरा ही होगा, कोई दूसरा लोग यहाँ पे एंट्री होने नहीं देंगे। इसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने बाउंड्री फिक्स करना शुरू किया। बाउंड्रीज फिक्स होने की वजह से क्या हुआ, लोगों ने मतलब समझना शुरू किया, अच्छा ये हम लोग का बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग हैं ये सारे हम लोग के लोग हैं, राइट। ये अप्रोच ग्रो हुआ एक्चुअली, मतलब वी फीलिंग यू फीलिंग, ऐसा एक अप्रोच ग्रो हुआ। ये हम लोग हैं, ये अलग लोग हैं, हम लोगों से अलग है ये लोग, ऐसे हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएट करना शुरू किया। तो यानी कि जब हम लोग एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर मतलब हमेशा एक साथ रहना शुरू कर दिया, तब क्या हो गया, हम लोग के मन में एक फीलिंग ग्रो हुआ, वही फीलिंग क्या एक्चुअली नेशन है, राइट। और हम लोगों ने ये जो फीलिंग जनरेट किया, तब हम लोगों ने देखा कि कॉलोनियल जो पावर है वो तो एक्सटर्नल पावर है कि नहीं। तो ये एक्सटर्नल पावर होकर हम लोग को इतना डोमिनेट क्यों कर रहा है, हम ही लोगों का रिसोर्स यूटिलाइज कर रहा है और हम ही लोग को डोमिनेट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, सपोज एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। तब हम लोग के दिमाग में क्या जागा, हम लोग के दिमाग में स्वराज जागा। स्वराज का मतलब क्या है, स्वराज मतलब खुद से राज करेंगे, ये हम लोग का एरिया है ना, तो इसमें जो रिसोर्स है इसमें हम लोग का हक, पहला हक होना चाहिए, राइट। हम लोग इसमें रूल करेंगे, कोई दूसरा जो आदमी है यहाँ पे उन लोग को रूल करने के लिए अलाउ क्यों करेंगे। स्वराज डेवलप हुआ, तो ये जो लोगों के बीच का जो फीलिंग हुआ वो अभी एक्सप्रेसिव होना शुरू किया, एक्सप्रेसिव हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं, लव फॉर द नेशन, शोइंग लव फॉर योर नेशन। तो जब ये बहुत ही वाइब्रेंट हो गया नेशनलिज्म, तब जाके क्या हो गया, यानी कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और यही एंटी कॉलोनियल मूवमेंट यानी कि नेशनलिस्ट स्ट्रगल क्या कर दिया, कॉलोनियलिज्म को रिप्लेस करके एक नया पॉलिटिकल सेटअप ग्रो किया, दैट इज नोन एज डेमोक्रेसी, राइट। तो इसीलिए आजकल मॉडर्न टाइम्स में मतलब क्या है, बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड पे है कौन, नेशन स्टेट। क्योंकि नेशन स्टेट यानी कि पॉलिटिकल एक बाउंड्री तो चाहिए, एक एरिया मतलब सोवरेनली मतलब क्या है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, एक पर्टिकुलर सिटीजन को, मतलब अमाउंट ऑफ सिटीजन को एक पर्टिकुलर एरिया में रूल तो करना ही है, लेकिन साथ साथ क्या चाहिए, इसमें जितने लोग हैं उन सभी लोगों के बीच में या फिर उन लोगों के बीच में यूनिटी वाला फीलिंग, टुगेदरनेस या फिर बिलोंगिंगनेस होना बहुत जरूरी है, यानी कि नेशन का फीलिंग होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कहा गया कि इकोनॉमिक फील्ड में जैसे कैपिटलिज्म ट्रेंडिंग पे है, पॉलिटिकल फील्ड में नेशन स्टेट ट्रेंडिंग पे है। ये क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है बोर्ड में, तो ये लाइन ऐसे उठा मतलब दिया जा सकता है। यहां पे एक लाइन है पेज नंबर 6 पे, इफ कैपिटलिज्म बिकेम द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम, नेशन स्टेट्स बिकेम द डोमिनेंट पॉलिटिकल फॉर्म, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तब आपको ये जो अंडरस्टैंडिंग है उसको वहां पे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर विथ यू, राइट। तो उसके बाद हम लोग शिफ्ट करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब पता है आपको, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। उसके बाद क्या है कि मैं इसके साथ ही रिलेट करके आपको एक चीज समझा देता हूं। एक्सरसाइज पोर्शन में एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज पोर्शन में पेज नंबर 15 में आपका एक क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर लिंक्ड प्रोसेस। तो इसको मैं इसी के साथ रिलेट कर देता हूं, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ अर्बनाइजेशन भी डेवलप होता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ, हम लोग देखना है ये चीज,
ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड में। तो बात यहां पे ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एक मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम है जिसने रिप्लेस किया हैंडलूम यानी कि हैंडीक्राफ्ट प्रोसेस को। पहले हैंडीक्राफ्ट या फिर हैंडलूम्स था जहां पे मतलब ज्यादा टाइम पे कम सामान बनते थे। अभी क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में कम समय में ज्यादा सामान बनते हैं। ये एक उल्टा प्रोसेस हो गया। तो अभी आप खुद सोचो, इंडस्ट्री एक बड़ा सेटअप है, इतना बड़ा सेटअप बना लिया आपने, उसमें काम करने के लिए हजारों लेबर्स आपको चाहिए, आपने रिक्रूट करना शुरू किया लेबर्स को, ठीक है, लेबर्स को रिक्रूट करना शुरू किया बाहर से। यानी कि क्या हुआ, आपके एरिया में पहले अगर 1000 पॉपुलेशन था, अभी 1000 लोग बाहर से लाया आप काम करने के लिए, 2000 हुआ। पॉपुलेशन ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद उन लेबर्स के बीच में दो कैटेगरी होगा, एक मैनेजरियल सेक्शन होगा, एक कैजुअल लेबर होगा। कैजुअल लेबर के लिए स्लम एरिया डेवलप हुआ, मैनेजरियल कैटेगरी के लिए आपने क्या किया, सपोज क्वार्टर वगैरह डेवलप कर दिया। तभी उसके बाद क्या है, उन लोगों को एकोमोडेट करने के लिए मतलब शॉप्स वगैरह बिठा दिया आपने। सैलरी के लिए सपोज सबको तो बाय हैंड आप सैलरी नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, बैंक्स बिठा दिया, एटीएम बिठा दिया। एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे को-करिकुलरिस्टिक डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सपोज म्यूजिक स्कूल, डांस स्कूल, ये सब बैठ गया। एंटरटेनमेंट के लिए रेस्टोरेंट वगैरह, होटल्स, सपोज बार, सपोज मूवी हॉल्स, ये सब चीजें बैठ गया। प्रॉपर कन्वीनियंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट सिस्टम बैठ गया। एक मार्केट सिस्टम ग्रो हुआ सामान को बेचने के लिए, सामान को इधर से उधर लेके जाने के लिए। व्हीकल, मोटर व्हीकल यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ग्रो हुआ। आप खुद सोचिए, इंडस्ट्री होने के बाद कितना नया चीज यहाँ पे अवेल हो गया। इंडस्ट्री होने के बाद कितना नया चीजें यहाँ पे अवेल हो गया। यही नया कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर करके क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया क्या बन जाता है, अर्बन बन जाता है। ये चीज आपको कहा गया, दैट इज द कनेक्शन बिटवीन व्हाट, रूरल एरिया, इंडस्ट्रियल रीजन एंड अर्बन रीजन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर विथ यू। वहां पे लंदन का एग्जांपल दिया है, कैसे पॉपुलेशन लंदन में बहुत कम था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कैसे लंदन यूरोप का वन ऑफ द मेजर सिटी बन गया, उसके बारे में आपको एग्जांपल में दिया हुआ इन द पेज नंबर 7, राइट। उसके बाद क्या हुआ, देखिए, जो ब्रिटिश आया इंडिया में, राइट, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश आने से पहले इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में था, लेकिन ट्रेडिशनल मोड ऑफ इंडस्ट्रीज था, मतलब छोटा मोटा इंडस्ट्रीज था। लेकिन वो छोटा मोटा इंडस्ट्रीज भी मतलब स्पेसिफिकली इन द सेक्टर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस बहुत ही तहलका मचा कर रखा था यूरोपियन मार्केट्स में, राइट। तो लेकिन फिर भी जब ब्रिटिश आया तो ब्रिटिश ने क्या किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड, मतलब हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री शुरू कर दिया उन लोगों ने। उसके वजह से क्या हुआ, इंडिया का जो इंडस्ट्रीज था वो बंद हो गया, मतलब कंपीट नहीं कर पाया उन लोगों से। और इंडस्ट्रीज बंद हो गया, उसके साथ साथ क्या हो गया, ऑब्वियसली अर्बन सेंटर्स भी बंद हो गया, जो स्मॉल अर्बन सेंटर्स था। क्योंकि ये जो स्मॉल अर्बन सेंटर्स था, उन अर्बन सेंटर्स क्या नहीं कर पाया, ब्रिटिश का बनाया हुआ जो कोस्टल सिटीज था हाईली डेवलप, उसके साथ कंपीट नहीं कर पाया। यानी कि सेम इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, जिसके वजह से ब्रिटेन में इतना सारा अर्बनाइजेशन प्रोसेस हुआ, लेकिन इंडिया में क्या हो गया, उसका इंपैक्ट उल्टा हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही आते हैं बोर्ड्स में। बताया जा रहा है कि इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन हुआ, ठीक है। और उसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे पुराना जो सिटीज है वो डिक्लाइन हो गया, राइट। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेंटर है वो क्लोज हो गया, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अर्बन सेंटर ही बंद हो गया तो उसमें जो भी पैलेस वगैरह, कोर्ट, जेंट्री वगैरह था वो भी खत्म हो गया धीरे धीरे। एज फॉर एग्जाम्पल ढाका, मुर्शिदाबाद, तंजावुर, इन सब एरिया के बारे में बताया गया। इसके ऊपर लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था बोर्ड में, ठीक है। ये भी आप लोग को देखना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सेक्टर्स में जो भी लोग इन्वॉल्व था वो लोग अभी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सर्वाइव तो करना है ना उन लोग को। तो उन लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर में चला गया, शिफ्ट हो गया, ये हेरिडिटरी प्रैक्टिस छोड़ के एग्रीकल्चर में चला गया, ताकि वो लोग अपना गुजारा एंश्योर कर पाए। तो ऐसे ही क्या हुआ, ब्रिटिश एक एक जगह में मतलब अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, लेकिन सब जगह में एक ही साथ नहीं कर पाया था। किस लिए, क्योंकि सब जगह में इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मतलब पहले मतलब ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इतना ज्यादा डेवलप नहीं था। धीरे धीरे जब रेलवे लाइन एस्टैब्लिश हुआ, तब जाके उन लोगों ने क्या किया, हर एक एरिया को धीरे धीरे ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया ये चीज। उसके बाद क्या है, देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही एक्चुअली एक पार्ट है, एक्चुअली दो पार्ट था, मैंने बताया था, जहां पे आप फंस सकते हो। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, दैट इज अबाउट नेशन स्टेट एंड डोमिनेंट इकोनॉमिक ट्रेंड, दैट इज अबाउट कैपिटलिज्म। उसके बारे में ऑलरेडी मैंने क्लियरली डिस्कस कर दिया। उसके बाद एक फंसाने वाला चीज है, वो है सोशियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। सोशियोलॉजी ने क्या किया है, ब्रिटिश का जो कॉलोनियलिज्म का जो भी इंपैक्ट है उसको क्या किया है, उन लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। नाउ द पॉइंट इज दैट क्यों क्रिटिसाइज किया वो देखना बहुत जरूरी है, और ये क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे एक लाइन है पेज नंबर 8 में, देखिए, सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स इन इंडिया हैव ऑफन डिस्कस्ड बोथ द कॉन्ट्राडिक्टरी एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो सोशियोलॉजी क्या कर रहा है यहाँ पे, जो ब्रिटिश का जो इंपैक्ट है उसको दोनों तरीके से देख रहा है, पॉजिटिवली भी देख रहा है, नेगेटिवली भी देख रहा है, मतलब क्रिटिकली एनालाइज किया है उसको। जो चीज शायद नॉर्मल लोगों को नहीं दिखाई देगा, तो वहां पे मतलब डिटेल में डिस्कस करके दिखाया कि नहीं, सिर्फ ऐसा ही नहीं है, ऐसा भी है, ये भी देखो, ये डायमेंशन एक्सप्लोर किया है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अभी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वेस्टर्न एजुकेशन ना, ये सारा का
क्रेडिट हम लोग किसको देना चाहते हैं? ऑब्वियसली ब्रिटिश को, है ना। लेकिन नो डाउट एजुकेशन इंट्रोड्यूस उन्हीं लोगों ने किया, वेस्टर्न एजुकेशन, लेकिन उसके बाद इंडियन लोगों को कितना लिबर्टी दिया वो भी तो देखना जरूरी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखना चाहें तो क्या है, काफी जगह पे ब्रिटिश मतलब क्रिटिसिज्म के भी लायक है। तो इसको किसने एक्सप्लोर किया? सोशियोलॉजी ने एक्सप्लोर किया। तो बेसिकली सोशियोलॉजिस्ट ने बताया है कि ये ब्रिटिश जो क्लेम करता है या फिर जो लोग सोचते हैं कि ब्रिटिश टाइम पे पीरियड में बहुत सारे मिडिल क्लास सोसाइटी फॉर्म हुआ, उन सोशियोलॉजिस्ट को लगता है कि ये सारे मिडिल क्लास सोसाइटी फेक मिडिल क्लास सोसाइटी था, जेन्युइन मिडिल क्लास सोसाइटी नहीं था। तो ये 3 एस्पेक्ट में हम डिस्कस करेंगे, आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है, देखिए इंडस्ट्री। देखिए अभी इंडस्ट्री ब्रिटेन में भी बनाया गया, इंडिया में भी बनाया गया, राइट। सेम ब्रिटिश नहीं बनाया। तो जाहिर सी बात है दोनों इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या होगा, एक मिडिल क्लास सोसाइटी ग्रो होगा, राइट। मैनेजरियल जो सेक्शन है उसको लेके क्या होगा, एक मिडिल क्लास सोसाइटी ग्रो होगा। लेकिन ब्रिटेन क्या था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, और इंडिया क्या था, एक कॉलोनाइज्ड कंट्री था। तो इसका मतलब क्या होगा, ब्रिटेन में जो भी लोग था उसके पास टोटल फ्रीडम था मिडिल क्लास सोसाइटी के पास। उसका जो सेविंग्स है उसको लेकर वो कुछ भी कर सकते हैं, अपना नया सेटअप भी खोल सकते हैं, अपना नया स्टार्टअप भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन इंडिया क्या था, एक कॉलोनाइज्ड कंट्री था। तो उसके बाद उसका मतलब क्या है, इंडिया में जो मिडिल क्लास सोसाइटी था इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था, उन लोगों का जो लिबर्टी था वो बहुत ही लिमिटेड था। कुछ भी करना है तो ब्रिटिश का परमिशन चाहिए, पूछ के ही करना है, कुछ गड़बड़ी होगा तो बंद हो जाएगा, ऐसा था। यानी कि क्या हुआ, इंडियन मिडिल क्लास सोसाइटी को क्या हुआ, लिमिटेड फ्रीडम मिला। उसके वजह से क्या हुआ, उन लोग का ग्रोथ भी लिमिटेड हुआ। तो आप खुद देखिए, 2 अलग अलग सोसाइटी है, सेम पैटर्न है, सेम इंडस्ट्रीज है, सेम मिडिल क्लास सोसाइटी फॉर्म हुआ, एक का डेवलपमेंट अच्छा हुआ, ज्यादा हुआ, एक का डेवलपमेंट रिलेटिवली कम हो गया, नीचे रह गया। तो आप जेन्युइन किसको कहेंगे? अभी सोशियोलॉजी क्लेम कर रहा है कि इंडिया का जो मिडिल क्लास सोसाइटी इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुआ वो क्या नहीं है, जेन्युइन मिडिल क्लास सोसाइटी नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द एजुकेशनल सेक्टर। उसमें क्या कहा है, देखो ब्रिटिश ने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया, नो डाउट अच्छा काम किया ऑब्वियसली, राइट। उसके बाद इंडियन लोग एजुकेटेड हुआ, वो भी अच्छा था। लेकिन इंडियन लोगों ने एजुकेटेड होने के बाद जो आइडियाज एक्वायर किया उसको प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन ब्रिटिश ने हर सेक्टर में अलाउ नहीं किया, स्पेसिफिकली कल्चरल सेक्टर में अलाउ किया। अच्छा हुआ, उससे इंडिया को बेनिफिट मिला। लेकिन व्हेनेवर इट कम्स टू द पॉलिटिकल सेक्टर और इकोनॉमिक सेक्टर, उसका मतलब क्या हुआ, ये सारा आइडियाज उन लोगों को अप्लाई करने के लिए इतना फ्रीडम नहीं दिया गया। उसका मतलब क्या हुआ, इंडिया का जो मिडिल क्लास सोसाइटी एजुकेशनल सेक्टर में फॉर्म हुआ वो भी मतलब क्या नहीं था, कंप्लीट नहीं था। ये चीज हम लोग कह सकते हैं। वो भी मतलब क्या नहीं था, जेन्युइन मिडिल क्लास नहीं था। ये चीज हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, वी कैन टॉक अबाउट द जमींदार कैटेगरी, राइट। जमींदार भी उस समय का एक मेजर मिडिल क्लास था उस समय में, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, देखो अभी जमींदार को क्या किया था, ब्रिटिश लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बनाया था। मतलब उन लोगों के कंधों में बंदूक रख के मतलब इंडियन बाकी लोगों को रूल करने के बारे में उन लोगों ने सोचा था और किया भी था। अभी आप देखिए जमींदार लोगों को इसलिए उन लोगों ने बहुत सारे प्रॉपर्टी राइट्स भी दे दिया था, ग्रांट कर दिया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लग रहा है ना कि जमींदार जो लोग था वो लोग बहुत ज्यादा डेवलप हो गया ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम पीरियड। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या नहीं है, ऐसा नहीं है। बताया जा रहा है कि ब्रिटिश लोगों ने मतलब ये जो जमींदार कैटेगरी है वो लोग उतना ही डेवलप हो पाया जहां तक ब्रिटिश लोगों ने उन लोगों को अलाउ किया। उसका मतलब क्या है, उन लोग का भी जो ग्रोथ था वो जेन्युइन ग्रोथ नहीं था। वो भी क्या है, जेन्युइन मिडिल क्लास नहीं कहा जा सकता। ये किसका कहना है, सोशियोलॉजिकल क्रिटिक्स का कहना है। ये 3 पॉइंट के ऊपर बेस करके आपको ये आंसर फ्रेम करना है। उसके बाद और एक हुक लाइंस है। ये जो हुक लाइंस है वो किसके ऊपर है, लिखा गया है कि सिटीज हैड अ की रोल इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एम्पायर्स। देखिए मैं बहुत ही इजीली इसको कनेक्ट कर रहा हूं। बताया जा रहा है कि एक इकोनॉमिक सिस्टम बिल्डअप करने के लिए सिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप इंपोर्ट के लिए हो चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए हो। आपको क्या करना पड़ेगा, सिटीज के ऊपर ही डिपेंडेबल होना पड़ेगा। ब्रिटिश टाइम पे क्या हुआ था, ब्रिटिश टाइम पे यही हुआ था ना कि कोस्टल सिटीज था। इंडिया से कुछ सामान लेके जाना है तो पहले कहां पे आता था, कोस्टल सिटीज में आता था, उसके बाद ही ब्रिटेन जाता था। ब्रिटेन से कुछ सामान इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कहां पे आता था, पहले कोस्टल सिटी में आता था, उसके बाद ही बाकी एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करते थे। यही आर्गुमेंट है और कुछ नहीं है। कुछ एग्जांपल्स दिया है वो आप लोग देख लेना। तो ये जो लाइन मैंने अभी पढ़ के दिया उसी लाइन के हिसाब से ये क्वेश्चन फॉर्म होगा। उसके बाद जो है थोड़ा इंफॉर्मेटिव पार्ट है, उसमें से एमसीक्यू क्रिएट हो सकता है। बताया जा रहा है कि कैसे मतलब ब्रिटिश लोगों ने जो विलेजेस है उसको अडॉप्ट किया था इन ऑर्डर टू एक्सपांड देयर बिजनेस टेरिटरी। 3 विलेजेस के बारे में बताया है, जैसे कि गोविंदपुर, सुल्तानवती एंड कोलकाता, राइट। और यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि सिर्फ बिजनेस एक्सपांड करने से नहीं होगा, एक्सपांड करने से नहीं होगा, उसके साथ साथ क्या है, मिलिट्री एंगेजमेंट को भी बढ़ाना है, तो सिक्योरिटी भी बढ़ाना है। तो उसको लेके उन लोगों ने क्या किया था, 1698 में जॉर्ज चार्नक ने क्या किया था, फोर्ट विलियम एस्टेब्लिश किया था। ये भी एमसीक्यू का पार्ट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर मिलिट्री एंगेजमेंट्स उन लोगों ने कुछ ओपन स्पेस जनरेट किया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही है और कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है आपका टी प्लांटेशन है, उसको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी टी प्लांटेशन हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो टी प्लांटेशन में क्या है, देखिए टी प्लांटेशन में मेनली यही दिया है कि देखिए 3 पैराग्राफ में 3 क्वेश्चंस है। पहला और लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें एमसीक्यू क्रिएट हो सकता है, बीच का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे दिया है देखिए कि पहला जो पैराग्राफ है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में भी हुआ, इंडिया में भी हुआ,
लेकिन ब्रिटेन जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलप किया, इंडिया नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, उसका रीजन आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो मेनली डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था दैट वाज गवर्न्ड बाय कॉलोनियल इंटरेस्ट, क्योंकि इंडिया उस समय इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। तो यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिजाइन किया गया था वो ब्रिटिश के फेवर पे किया गया था, राइट, इंडिया के फेवर में नहीं किया गया था। तो इसीलिए क्या हुआ, इंडिया का डेवलपमेंट रिलेटिवली कम हुआ, मतलब ये चीज आपको कहा गया है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकंडली यहाँ पे जो है एक लाइन है, ये लाइन आपको उठा के दिया जा सकता है बोर्ड्स में, ठीक है। बताया जा रहा है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफन यूज अनफेयर मींस एंड एंड फोर्सिबली कीप लेबर्स। ये जस्टिफाई द स्टेटमेंट दिया जा सकता है। देखिए अभी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन लोगों का तीन इंडस्ट्री वन ओनली सेक्टर नहीं था, बहुत सारे अलग सेक्टर्स भी थे। उन लोगों को भी वो सब चीजें देखना था, वो सब चीजों को भी देखना था उन लोगों को, राइट। तो इसीलिए टी प्लांटेशन के लिए क्या किया उन लोगों ने, स्पेसिफिकली यूरोप से मतलब इंपोर्ट किया। क्या किया, स्पेसिफिकली यूरोप से इंपोर्ट किया, ठीक है। इंपोर्टेशन के बाद क्या हुआ, ये जो प्लांटर्स लाया तो उन लोगों को मतलब एकोमोडेट करने के लिए, उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब जितना हो सके मतलब उन लोगों को मतलब जो सुविधाएं उन लोगों को देना है देना शुरू कर दिया, और प्लांटर्स के बिहाफ पे वो लोग रूल करना शुरू कर दिया। प्लांटर जैसे डिमांड किया, जैसे चाहा उसी हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, और जो लेबर्स था उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। अभी आप खुद सोचो, टी इंडस्ट्री में काम करने के लिए कहां से लोग लाए थे, मतलब यूपी बिहार से लोग लाए थे। तो हिली रीजन्स में पहले टी इंडस्ट्रीज बैठा हुआ था, तो उसमें काम करने के लिए क्या हुआ, क्लाइमेटिक चेंज था, नया जगह था, लोगों को बीमार हो रहा था, तो स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। लेकिन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द प्लांटर्स वेयर लीस्ट बॉदर अबाउट दिस कंसेप्शन, अबाउट दिस प्रॉब्लम, सॉरी, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने लॉज बनाया, दो लॉज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि लेबर्स इमिग्रेशन बिल 1911 का, और उसके बाद क्या दिया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेटिव लेबर्स एक्ट। ये दोनों एक्ट का दो मेजर प्रोविजंस के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्लांटर्स है वो लोग अपने हिसाब से, अपने विश के हिसाब से क्या कर सकते हैं, दे कैन मूव द लेबर्स व्हेरेवर दे वांट। यहाँ पे लेबर्स का कोई लिबर्टी नहीं होगा, कोई वो लोग अपोज भी नहीं कर पाएगा कि मुझे यहाँ पे नहीं जाना, जाना ही पड़ेगा अगर लेके जाएगा तो। सेकेंडली 4 साल का एक बॉन्ड साइन होगा, उसको किसी भी कीमत पे आप तोड़ नहीं सकते हो। अगर तोड़ दिया तो दिक्कत है, आपका इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है या फिर सिवियर पनिशमेंट भी हो सकता है। सिंपल बात है यहाँ पे, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में अगर लेबर्स का प्लांटर्स का देखा जाए तो उसका लाइफ बहुत ही लग्जरियस लाइफ था। बताया जा रहा है कि जैसे वो लोग साइट सीनिंग के लिए जब जाते हैं, राइट, बड़े बड़े बंगलोज था उन लोगों का, साइट सीनिंग के लिए जब जाते थे वो उन लोगों के साथ सिक्योरिटी गार्ड जाया करते थे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट उन लोगों के फ्लावर गार्डन था जिसको देखने के लिए मालीज वगैरह थे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर रेडी करने के लिए सर्वेंट्स वगैरह थे। उसी समय में वो लोग क्या यूज करते थे, आयरन बाथ टब यूज करते थे जहां पे पानी डालने के लिए फिर पानी निकालने के लिए भी सर्वेंट्स हुआ करते थे, राइट। अपार्ट फ्रॉम द उसी समय वो लोग क्या करते थे, यूरोप से वो लोग जो फ्लोरल प्रिंटेड जो बेडशीट्स है वो इंपोर्ट करके यहाँ पे वो लोग यूटिलाइज करते थे। तो बेसिकली एक जमीन आसमान का फर्क था, मतलब ईस्ट एंड वेस्ट साइड जैसा था, जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो प्लांटर्स था उन लोग का लाइफ एकदम हेवनली था, राइट। और लेकिन जो ये लेबर्स था उन लोग का मतलब लाइफ जो है वो एक्सप्लॉइट कर करके मतलब हेल जैसा बना दिया गया था। ये सिंपल बात है, यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा। थर्ड जो पैराग्राफ है उसमें ये पूछा जा सकता है कि देखिए ब्रिटेन भी यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी अवेयर था कि हाँ इंडिया का जो लेबर्स है उसको ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है एज कंपेयर टू द लेबर्स ऑफ द ब्रिटेन, लेबर्स इन ब्रिटेन, सॉरी। ये रीजन क्यों था, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। क्यों ऐसा किया, जब तक कि उन लोगों को पता है कि हम लोगों ने ब्रिटेन में लेबर्स को इतना एक्सप्लॉइट नहीं किया है कि जहां पे इंडिया में इतना किया है, तो उन लोगों को पता था, फिर भी वो क्यों कर रहा था, इसलिए कर रहा था क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि इंडिया एक कॉलोनाइज कंट्री है और एक कॉलोनाइज कंट्री में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स मान के चलना कोई नेसेसरी बात नहीं है। यही उन लोगों का मेन रीजन था। उसके बाद आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अभी बात यह है कि देखिए एक टाइम पे हम लोग क्या हुआ, मूवमेंट किया, राइट, मूवमेंट किया। देखिए ब्रिटिश का जो सामान है, ब्रिटिश का जो प्रोसेस है वो उससे पूरा इंडिया भर चुका था। ब्रिटिश पूरा क्या कर रहा था, दे वर एक्सप्लॉइटिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट और ह्यूज एक्सटेंट ना, दे वर एक्सप्लॉइटिंग द इंडियन रिसोर्सेज, राइट। उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। तब धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोगों ने अपना जो नेशनल इकोनॉमी है उसको उसके ऊपर लॉयल्टी दिखाना शुरू किया कि नहीं हम लोग का रिसोर्स है, हम लोग यूटिलाइज करेंगे, राइट। दूसरों का बनाया हुआ सामान, बाहर से आया हुआ सामान हम लोग क्यों यूज करेंगे, इसलिए हम लोगों ने मूवमेंट डेवलप किया, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हुआ, पूरा एक लॉन्ग स्ट्रगल हुआ नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट होने के बाद देखो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर को ये फील हुआ कि अभी भी इंडिया के पास प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हैं जिसको यूटिलाइज करके हम लोग क्या बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, पॉवर्टी को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, ब्रिटिश का जो दिया हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। ये उन लोग का मेन पॉइंट था। क्योंकि देखो ब्रिटिश थोड़ा खराब था, उन लोग का मोटिव खराब था, लेकिन उन लोग का दिया हुआ चीज खराब नहीं था, तो इसलिए उसको यूटिलाइज करने के बारे में सोचा, राइट। मेनली जो इंडस्ट्रीज था, मेजर इंडस्ट्रीज था, गवर्नमेंट ने खुद के पास रखा संभालने के लिए। कुछ सेक्टर्स प्राइवेट को भी छोड़ दिया गया, कुछ सेक्टर ज्वाइंट बना दिया गया बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप।
और ऐसे इंडस्ट्रीज को ग्रो करने की कोशिश किया गया। अभी बात यह है कि इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एनॉर्मस लेवल पे आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। उसको डेवलप करने के लिए हम लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन डेवलप करना शुरू किया, यानी कि बिग डैम प्रोजेक्ट्स, जहां पे आपको भाखरा नंगल डैम के बारे में बात किया गया, जिसको एडवोकेट किया, यानी कि सपोर्ट करके नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया है। बोला है कि आप अच्छा काम करने के लिए कहां पे जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, मॉस्क्यू में जाते हो, टेंपल पे जाते हो, सिर्फ वहीं पे जाने से अच्छा काम नहीं होता है। बोला है कि ये भाखरा नंगल डैम भी एक बहुत ही ग्रेटर ह्यूमैनिटी का साइन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग, लाखों लोगों को काम करने का मौका मिला है, उससे उन लोगों का रोजी रोटी निकल रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्या हो रहा है कि एक प्रोग्रेसिव इंडिया का जो पाथ है वो क्रिएट कर रहा है, ये चीज उसने कहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे और एक चीज बताया जा रहा है कि बॉक्स नंबर 1.9 पेज नंबर 12, उसमें ये एक चीज बताया जा रहा है कि इंडिया का जो प्रोसेस था, मतलब प्लानिंग प्रोसेस था, वो एक दिन का 2 दिन का नहीं था। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट होगा उसके बाद प्लानिंग करेंगे, बहुत पहले से उन लोगों ने प्लानिंग करना शुरू किया था। बताया जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस उस समय क्या था, आईएनसी का प्रेसिडेंट था, उसके प्रेसिडेंटशिप के अंदर क्या हुआ था, 1938 में एक कमेटी फॉर्म हुआ था जिसका नाम क्या था, नेशनल प्लानिंग कमेटी। अब ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है 1938 में फॉर्म हुआ, 1939 से इसका क्या हो गया, फंक्शनिंग शुरू हो गया। जब फंक्शनिंग शुरू हुआ तब क्या हुआ, चेयरपर्सन कौन था, जवाहरलाल नेहरू, और जनरल एडिटर कौन था, के.टी. शाह। तो ये कमेटी का मोटिव यही था कि हम लोग डिसाइड कर ले पहले कि कौन से सेक्टर में फोकस करना है डेवलपमेंट के लिए, स्पेसिफिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अभी उस समय क्या था, ब्रिटिश ऑलरेडी इंडिया में था, तो ये साफ बात है कि एक एंटी कॉलोनियल एक्टिविटी जैसा हो गया उस समय में। तो इसी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश ने क्या कर दिया, बैकबोन तोड़ने के लिए जो चेयरपर्सन था जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया। लेकिन फिर भी क्या हुआ, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर का दम टूटा नहीं। उन लोगों ने क्या किया, ये बड़ा जो कमेटी था उसको सब पार्ट में डिवाइड कर दिया, अराउंड 29 सब कमेटी फॉर्म कर लिया, और उन लोगों ने अलग अलग तरीके से काम करना शुरू किया। उसके बाद 1947-48 में इंटरिम जो इंडियन गवर्नमेंट था उसको मतलब क्या कर दिया, रिपोर्ट सबमिट करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1950 में जो प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुआ उसको भी ये सारा रिपोर्ट्स बहुत मदद किया, ये चीज हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट टॉपिक दिया है, दैट इज व्हाट अबाउट अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इसके बारे में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया में एक स्पेसिफिक स्टडीज के बारे में बात किया गया है, और ये स्पेसिफिक स्टडीज किसने किया था, कंडक्ट किया था, एक सोशियोलॉजिस्ट था जिसका नाम क्या है, एमएसए राव। राइट, ये एमएसए राव एक स्पेसिफिक सोशियोलॉजिस्ट था। ठीक है, और ये स्पेसिफिक जो सोशियोलॉजिस्ट था उसने एक स्टडी किया था नॉर्थ सेंट्रल इंडियन रीजन में, एक विलेज था, विलेज का नाम क्या था, माधवपुर। उसमें एक उसने फील्ड स्टडी किया था, और उसमें 3 मेजर इंपैक्ट के बारे में बात किया है। पहला इंपैक्ट क्या है, माइग्रेशन ऑफ लेबर्स के बारे में बात हो रहा है, कैसे रूरल एरिया से लोग मतलब अर्बन एरिया में काम करने के लिए जाते हैं। उसमें भी उसने कंपैरिजन दिखाया बिटवीन अब्रॉड एंड इंडियन सिटीज। तो ऑब्वियसली गांव से निकल के जाते हैं तो क्या होगा, मेल पर्सन के एब्सेंस में बाकी काम घर के बाकी लोगों को देखना पड़ता है। दूसरी बात, हर रोज टाउन यानी कि सिटीज से वो घर नहीं आ सकते, मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बीच में वो लोग आते हैं, वो इंटरवल अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग हो सकता है। राइट, उसके बाद क्या है, बताया जा रहा है कि वो लोग पैसा भेजते हैं, पैसा में एक फर्क दिखाई देता है। जो अब्रॉड में काम करते हैं वो लोग जो पैसा भेजता है उससे क्या होता है, घर के जो लोग हैं वो लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स खोलते हैं, या फिर कुछ कहीं पे डोनेट कर देते हैं, कोई बिल्डिंग खोलते हैं, अपार्टमेंट खोलते हैं, ऐसा करते हैं वो लोग। जो इंडियन सिटीज में जो लोग काम करते हैं उससे जो पैसा भेजते हैं उन लोगों का जो घर का जो डेली नेसेसिटीज है वो फुलफिल होने में मदद होता है। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड जो इंपैक्ट है वो इंडस्ट्रियल इंपैक्ट के बारे में बात किया गया है। इंडस्ट्रियल जो सिटीज है वो धीरे धीरे नियर, देखो एक इंडस्ट्रियल सिटी हमेशा एक ही जगह पे नहीं रहेगा, उसका एक्सपांड करना पड़ेगा। राइट, उसको एक्सपांड करना पड़ेगा, तो एक्सपांड करते हुए क्या होता है, जो नियर बाई विलेजेस है उसको एब्जॉर्व करना शुरू हो जाता है। उसके बाद मैंने कहा था आप लोगों को, जब इंडस्ट्री ग्रो होता है तब क्या होता है, मतलब इंडस्ट्री जब ग्रो होता है तब एक चीज होता है कि जो लेबर्स है हम लोग बाहर से लाते हैं, और लेबर्स को हम लोग मतलब एकोमोडेट करने के लिए प्रॉपर सेटलमेंट नहीं करते हैं। तो यानी कि क्या हुआ, स्लम एरिया क्रिएट होता है, और क्या होता है, धीरे धीरे एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है उन लोगों का, ये लेबर्स का नियर बाय जो विलेजेस है उन लोगों के लोगों के साथ। लेकिन ये जो नियर बाय विलेजेस के लोग हैं वो लोग, ये जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों को एक सस्पिशियस लेवल पे ट्रीट करता है, इसीलिए विलेज का जो भी प्रोसेस है उसमें किसको इंक्लूड नहीं करता है, ये लेबर्स को इंक्लूड नहीं करता है। दैट इज द सेकंड इंपैक्ट। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एंड लास्ट इंपैक्ट, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट इंपैक्ट जो है उसमें आपको स्पेसिफिकली किसके बारे में बात किया है, देखिए थर्ड एंड लास्ट जो इंपैक्ट है उसमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बारे में बात किया है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज जितना इंक्रीज होगा, जितना एक्सपांड होगा, उसके साथ साथ उसका जो नियर बाय विलेजेस है उसको एब्जॉर्व करते चला जाएगा, ये चीज आपको कहा गया, सिंपल है। ठीक है, वही पॉइंट बताया है। और ये जो फील्ड स्टडी था उसमें जो टोटल हाउस होल्ड था वो 298 हाउस होल्ड था, उनमें से 77 हाउस होल्ड को इंटरव्यू करके उसने ये सारे इंपैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद आपको एग्लोमरेशन का कुछ पिक्चर दिया हुआ है। एक्चुअली मेरा ये पुराना बुक है तो ये पिक्चर आपको इतना काम नहीं आएगा, तो मैं ये फिर से बोलता हूं कि इसकी और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पुराना बुक हो सकता है, उसका जो डाटा हो वो होगा वो भी पुराना होगा। सो इसलिए प्लीज गो थ्रू योर एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन का बुक मिलेगा।
तो उसमें आप जाके ये डाटा एक्सप्लोर करो। इसमें समझाने वाला इतना कुछ है नहीं, बस डाटा आपको याद रखना है और ये पिक्चर भी थोड़ा समझ लेना है, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन एक आएगा तो क्या पता इससे भी एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। तो ये चीज आप लोग अच्छे से देख लेना। उसके बाद जो एक्सरसाइज पोर्शन है उसका मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्चुअली करने वाला मेनली दो ही चीज है, ठीक है, दो ही क्वेश्चंस है। उनमें से एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, लिंक बिटवीन द अर्बनाइजेशन प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये चैप्टर हम लोग का रिवीजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन था वो है कि हाउ हैज कॉलोनियलिज्म इम्पैक्टेड आवर लाइव्स। तो हम लोग का जो लाइफ है उसमें कैसे इंपैक्ट छोड़ा है कॉलोनियलिज्म, उसके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन ईदर फोकस ऑन वन एस्पेक्ट लाइक कल्चर और पॉलिटिक्स और ट्रीट देम टुगेदर। आपको पूछा है कि लाइफ में जो इंपैक्ट है वो पॉलिटिकली इंपैक्ट कैसे किया वो भी बता सकते हो, कल्चरली इंपैक्ट कैसे किया उसको भी बता सकते हो, लेकिन अगर दोनों बताना चाहते हो तो दोनों बता सकते हो। मेरे हिसाब से यहां पे स्मार्ट मूव क्या होगा, दोनों को बताओ। 4 मार्क्स के लिए आएगा तो 2 पॉलिटिकल इंपैक्ट के बारे में लिखो और 2 कल्चरल इंपैक्ट के बारे में लिखो। अगर 6 मार्क्स के लिए आया तो 3 पॉलिटिकल इंपैक्ट के बारे में और 3 कल्चरल इंपैक्ट के बारे में लिखो। तो यहां पे सिंपल बात है, कल्चरल इंपैक्ट क्या क्या होगा, फूड के बारे में बात कर सकते हो, राइट, लैंग्वेज के बारे में बात कर सकते हो आप, है कि नहीं, राइट। तो उसके बाद पॉलिटिकल सेटअप के बारे में दिया है ना, पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हो, राइट। तो इन्हीं चीजों के ऊपर बेस करके क्या करना होगा आपको, मतलब ये जो आंसर है वो सेटअप करना होगा। मैंने एक्चुअली ऑलरेडी ये सारा चीज डिस्कस कर ही दिया है, तो ये आंसर क्वेश्चन मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि इतना ये कॉम्प्लिकेट होगा, क्योंकि पूरा डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर दिया। लेकिन बस ये आंसर जब फॉर्म करोगे तो स्पेसिफाई करके लिखना जरूरी है, कल्चरल इंपैक्ट एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट आपको यहाँ पे दिया है, लेकिन स्मार्टली मूव करके आपको दोनों लिखना जरूरी है मेरे हिसाब से, तब अच्छा होगा, ठीक है। और डिवाइड कर लो, 4 मार्क्स आएगा तो 2 फॉर कल्चरल इंपैक्ट, 2 फॉर कल्चरल पॉलिटिकल इंपैक्ट। 6 के लिए आया तो सपोज 3 फॉर कल्चरल इंपैक्ट एंड 3 फॉर पॉलिटिकल इंपैक्ट। आई होप दिस सेशन विल वर्क्स फॉर यू, राइट, विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप लोग देखो इसको, एक बार रिवीजन करने की कोशिश करो, मेरे हिसाब से बोर्ड्स में आपको बहुत हेल्प होगा। एंड प्लीज ट्राई टू फोकस द हुक लाइंस दैट आई गिव यू, राइट। जो भी हुक लाइंस के बारे में मैंने बताया कि ये लाइन उठा के दिया जा सकता है, पूरा प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से कोई ना क्वेश्चन तो जरूर इस चैप्टर से आने वाला। सो आई होप you will watch this video and this session will be a very fruitful session for you all. तो upcoming जो video sessions होगा उसमें हम लोग जो remaining जो chapters है उसका revision हम लोग लेके आएंगे। So till then all of you take care and prepare well for your upcoming sociology exam. Thank you.